नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूके नोबल बाय 2.2 चैनल पर, जहां की कहानियां आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती हैं। यहां आपको मिलेगी रोमांच और फैंटास्टिक कहानियों की शानदार एक्सप्लेनेशन। और अगर आप स्टोरी के ऑडियो सुनने के शौकीन हैं तो आप हमारे चैनल यूके नोबल बाय 2.2 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ न्यू स्टोरी का नया और धमाकेदार एपिसोड। यकीन मानिए, आज का सफ़र आपको रोमांच और मस्ती से भर देगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारी कहानियाँ यूट्यूब पर नहीं देखी तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी मज़ेदार एपिसोड मिस ना करें। ध्यान रहे, यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसे केवल मनोरंजन के लिए बनाया गया है। इसे असलियत से जोड़ने की कोशिश ना करें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का यह शानदार एपिसोड। तैयार हो जाइए एक नई और अद्भुत दुनिया में कदम रखने के लिए। कौन उदास है? मीरा ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और चेहरा खो दिया। उसने अपना सिर घुमाया और गुनगुनाया, ठीक है, मैं सबसे महंगा खाना चाहती हूं। धिक्कार है, तुम्हें मुझे इस तरह मारने की जरूरत नहीं है। मैं अभी बहुत मुश्किल से अभिनय कर रहा था। आकाश थोड़ा शांत है। तुम कमीने ने मेरा पहला चुंबन छीन लिया, मीरा ने शर्म और गुस्से से कहा। आकाश ने थोड़ा शर्मिंदा होकर अपना सिर खुजलाया। ठीक है, लड़कियों को अपने पहले चुंबन के बारे में ज्यादा चिंता होनी चाहिए। मीरा ने नाक भौं सिकोड़ी। इस खूबसूरत महिला के साथ डिनर करना तुम्हारे लिए सम्मान की बात है। किसी तरह आकाश से झगड़ा होने के बाद मीरा को लगा कि उसके दिल की शिकायत थोड़ी कम हो गई है। हाँ, मुझे सम्मान मिला है। आकाश मुस्कुराया। उसे खूबसूरत महिलाओं के प्रति कोमल हृदय किसने बनाया? मीरा एक सुंदर लड़की थी, हालांकि वह थोड़ी आकर्षक थी। तुम ये सब क्या कर रहे हो? तुम गाड़ी क्यों नहीं चलाते? मीरा ने कहा। आकाश ने अपना सिर खुजलाया। तुम खुद गाड़ी चलाती हो, तुम मुझे क्यों चलाना चाहती हो? मीरा ने अपने दांत भींच लिए और उसकी आंखों में आंसू आ गए। क्या तुम्हारे पास सज्जनता है कमीने? क्या तुम्हें नहीं दिखता कि मैं बुरे मूड में हूं? आकाश थोड़ा अवाक रह गया। उसने कार की चाबी ली और मीरा की BMW X6 को पार्किंग से बाहर निकाल लिया। मीरा सहचालक की सीट पर बैठ गई। रास्ते भर मीरा ने एक शब्द भी नहीं कहा। यह लड़की वाकई बहुत बुरे मूड में है, बहुत उदास लग रही है। आकाश को समझ नहीं आ रहा था कि उसे दिलासा देने के लिए क्या कहे, इसलिए वह चुप रहा। थोड़ी देर बाद वे एक अच्छे से सजे धजे पश्चिमी रेस्टोरेंट में गए। कोने के पास जगह पाकर आकाश और मीरा बैठ गए। डायरेक्टर मीरा, आप जो चाहें ले सकती हैं, यह मेरा उपहार है। आकाश ने कंधे उचका दिए। हालांकि उसे इस लड़की के बारे में इतनी अच्छी राय नहीं थी। आखिरकार लोग बुरे मूड में थे। कृपया खाना खा लीजिए, भले ही यह एक एहसान ही क्यों ना हो। वेटर, मुझे 82 की लाफाइट की 2 बोतलें दे दो, मीरा चिल्लाई। आकाश का पूरा शरीर कांप उठा। धिक्कार है, लाफाइट? मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास पर्याप्त है। 82 में लाफाइट की 2 बोतलें 1 लाख से भी ज्यादा की होती हैं। यह वाकई एक अनमोल खाना है। आकाश के दिल में एक उदासी छा गई। यह औरत इतनी बुरी कैसे हो सकती है? मीरा ने आकाश की तरफ देखा और पाया कि उसकी हालत ठीक नहीं थी। वह गुनगुनाए बिना नहीं रह सकी। देखो, लाफाइट की 2 बोतलें तकलीफ देंगी। यह मत भूलना कि तुमने कल 10 लाख रुपए कमाए थे। ठीक है निर्देशक मीरा, यह मेरी दावत है, आप जो चाहें ले सकती हैं, आकाश ने आलस से कहा। यह सिर्फ लाफाइट की 2 बोतलें हैं, इतने कम पैसों में उसकी इज्जत नहीं गिरेगी। मीरा ने एक स्टेक और एक कप ब्लू माउंटेन कॉफी का ऑर्डर दिया। आकाश ने भी एक स्टेक ऑर्डर किया। ऑन ऑर्डर करने के बाद वे अपनी सीटों पर बैठ गए, थोड़ा चुप। मीरा ने कहा, क्या तुम मुझसे बात नहीं करोगे? आकाश ने अपना सिर खुजलाया। मुझे नहीं लगता कि मेरे पास कहने के लिए कुछ है। तुम? मीरा का सुंदर चेहरा हरा और सफेद हो गया और गुस्से से बोली, बेवकूफ, जब मैं इतनी खूबसूरत लड़की के साथ खाना खा रहा हूं तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कुछ बातें कैसे करूं। क्या ऐसा है? आकाश ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने बहुत सी खूबसूरत हसीनाएं देखी हैं और मैं तुम्हारे लिए बुरा नहीं हूं। मीरा ने हल्के फुल्के गुनगुनाते हुए कहा, तुम्हारी तरह कह रहा हूं कि इस बदमाश का रूप बिल्कुल औरत जैसा है। दरअसल आकाश ने इस बात से इनकार नहीं किया, लेकिन उसने कहा नहीं। जल्द ही पश्चिमी खाना मेज पर आ गया और वेटर लाफाइट की 2 बोतलें ले आया। उन्होंने जो व्यंजन मंगवाए थे वे ज्यादा नहीं थे, इसलिए हर एक में एक साधारण पश्चिमी शैली का स्टेक था। आकाश ने लाफाइट वाइन अपनी नाक से लगाई
और धीरे से उसे सूंघा। वह अपनी भौहें चढ़ाए बिना नहीं रह सका। उन दिनों विदेश में आकाश ने कम लाफाइट नहीं पी थी। उसे यकीन था कि उसके सामने रखी रेड वाइन कभी भी 82 वाली लाफाइट नहीं होगी। ज्यादा से ज्यादा वह लाफाइट जैसी ही थी। आकाश ने उस बूढ़े आदमी के साथ कई सालों तक चिकित्सा शास्त्र की पढ़ाई की थी। उसकी सूंघने की शक्ति बहुत तेज थी और वह आम लोगों की तुलना में गंध के प्रति ज्यादा संवेदनशील था। वेटर, जरा इधर आओ। आकाश का मूड खराब था। आप कैसे हैं सर? क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? वेटर के चेहरे पर एक पेशेवर मुस्कान थी। इस वाइन की कीमत क्या है? आकाश ने लाफाइट की 2 बोतलों की ओर इशारा किया और धीरे से पूछा। मीरा थोड़ा अवाक रह गई, ये सोचकर कि इस आदमी को वास्तव में लाफाइट की कीमत नहीं पता है ना? वेटर का चेहरा थोड़ा सख्त था, लेकिन उसने यंत्रवत उत्तर दिया, सर, हमारे रेस्टोरेंट में 82 की लाफाइट वाइन की कीमत 63,000 रुपये है। आकाश ने व्यंग्य किया। यह कितनी महंगी है? मुझे क्यों लगता है कि सुपरमार्केट में 1,000 रुपये की सूखी लाल इससे बेहतर है। मीरा अवाक थी। लाफाइट और 1,000 की सूखी लाल का अनुपात बना सकता है और केवल सबसे अच्छा गमवार ही ऐसा कर सकता है। पहले माल कितना घटिया था। मीरा को आकाश के लिए थोड़ी सहानुभूति महसूस हुई। वेटर का चेहरा थोड़ा सा बदला और फिर मुस्कुराते हुए बोला, सर, सचमुच मजाक कर रहे हैं। हमारे रेस्टोरेंट में रेड वाइन की लाफाइट सीरीज सभी आयातित असली उत्पाद हैं। अगर आप वाइन नहीं जानते तो कृपया इस पर टिप्पणी न करें। आकाश के मुंह के कोने पर एक व्यंग्यात्मक भाव था। जब वह विदेश में था तो रफी को पता नहीं था कि उसने कितनी बार शराब पी थी। अरे तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम अच्छी तरह से नहीं पी सकते? मीरा ने डूबती लहरों के कपड़े खींचे। उसे समझ नहीं आया कि सामान क्या चाहता है। कृपया अपना समय लें महोदय और महोदया। वेटर थोड़ा झुका और चला गया। आकाश ने सूंघा। क्या वेटर सचमुच उसे मूर्ख समझता था? मीरा ने अपने खाने के चाकू से स्टेक का एक टुकड़ा काटा, धीरे से उसे अपने मुंह में डाला और धीरे धीरे चबाया। उसका यह व्यवहार बहुत ही सुरुचिपूर्ण और उचित था। ऐसा लगता था कि वर्षों से उच्च वर्ग के लोगों ने एक सुरुचिपूर्ण छवि विकसित की है। शिष्टाचार और छवि पर विशेष ध्यान देना। यह लड़की बहुत आकर्षक है। आकाश ने मीरा से पूछा। निर्देशक मीरा, क्या आप वाइन जानती हैं? नहीं। क्यों? आप कहना चाहते हैं, क्या आप समझते हैं? मीरा ने आकाश की ओर देखा और ठंडे स्वर में पूछा। यह विषय थोड़ा उबाऊ है। हालांकि मीरा अक्सर व्यावसायिक गतिविधियों और दावतों में जाती थी, लेकिन वह ज्यादा लाफाइट नहीं पीती थी। आमतौर पर मुझे बस यही लगता है कि यह वाइन नकली है। आकाश ने लाफाइट की एक बोतल ली और उसे अपने मुंह में डाल लिया। मीरा ने आंखें घुमाईं। यह कैसा इंसान है? उसने सीधे 60,000 से ज्यादा की रेड वाइन पी ली। हालांकि उसने ऐसा सोचा था, मीरा पीछे नहीं रहना चाहती थी। उसने भी लाफाइट की एक और बोतल उठाई और उसे अपने मुंह में डाल लिया। ऐसा लग रहा था कि वह अपना अवसाद निकालना चाहती थी। आकाश थोड़ा मजाकिया था। मीरा एक औरत बनना चाहती है, लेकिन वह अभी भी एक छोटी बच्ची जैसी है। यह मजाकिया है। आकाश, क्या तुम ट्यूटर केविन को जानती भी हो? मीरा ने शराब की बोतल नीचे रख दी और आकाश की ओर देखा। वह अपनी शंकाएं पूछे बिना नहीं रह सकी। मैं विदेश गया हूं, यह कोई बड़ी बात नहीं है, आकाश ने सहजता से कहा। मीरा का मुंह सिकुड़ गया और वह काम में लग गई थी। वह यह समझ सकती थी। वह जानती थी कि आकाश इस बारे में बात नहीं करना चाहता था। नीचे से पूछना उसका स्वभाव नहीं था। मीरा ने ज्यादा कुछ नहीं पूछा। हालांकि मीरा के दिल ने आकाश का विचार बदल दिया था। रिया की सचिव में जरूर कोई प्रतिभा होगी, हालांकि वह थोड़ी गंदी है। मैं आज कुणाल नाम के लड़के का रवैया देख रही हूं। अगर हमारी हरकतों का पता चल गया तो वह तुम्हें परेशान करता रहेगा। इस समय का फायदा उठाओ, तुम जल्दी से कोई बॉयफ्रेंड ढूंढ लो। आकाश ने बात बदलते हुए कहा। यह बस कुछ समय के लिए एक ढाल है। क्या तुम नहीं चाहते? तुम्हें पता होना चाहिए कि कितने अमीर और खूबसूरत लोग मेरी लड़की के पीछे पड़े हैं। मीरा ने शराब पीते हुए नाक भौं सिकोड़ी। यह कुछ समय के लिए हो सकता है, लेकिन यह जीवन भर नहीं हो सकता, आकाश ने कहा। मीरा का सुंदर चेहरा थोड़ा ठंडा हो गया। जब जीवन भर की बात हो तो तुम इसके लायक नहीं हो। इस लड़की की बात सुनो।
मूड थोड़ा असहज हो गया। आकाश ने कंधे उचका दिए। यह समस्या के लायक नहीं है। जब जीवन भर की बात हो तो मेरा नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है। मैं जाऊंगी। मैं एक बहुत खूबसूरत महिला हूं। मैं तुम्हारी प्रेमिका बनने के लिए अनिच्छुक हूं। क्या तुम्हें कोई नुकसान महसूस होगा? मीरा लगभग अपना आपा खो बैठी। आकाश ने मजाक में कहा, डायरेक्टर मीरा, मुझे भी पता है कि मैं सुंदर, विद्वान और शक्तिशाली हूं। मेरे पास एक ही चीज में कई फायदे हैं, लेकिन मैं समय की तबाही बर्दाश्त नहीं कर सकता। 30 या 40 साल की उम्र के बाद अगर आप शादी नहीं कर सकते तो भी आप घास खा सकते हैं और एक गोरा चेहरा रख सकते हैं। मैं क्या कर सकता हूं? अगर आप मुझे नापसंद करते हैं और मुझे निकाल देते हैं तो मैं बहुत कुछ खो दूंगा। मीरा ने गुस्से को सीधे सुना और उसकी छाती में उतार चढ़ाव होने लगे। मैंने सोचा, जब तक मैं अपनी उंगली फंसाती हूं तब तक मेरा पीछा करने वाला सुंदर लड़का ट्रेन में चढ़ सकता है। तुम कमीने यह कहने की हिम्मत करते हो कि मैं 40 साल की उम्र में शादी नहीं कर सकती। क्या कुत्ता अंधा है? उनका झगड़ा हुआ और बात खत्म हो गई। वेटर, बिल लाओ, मीरा ने पुकारा। क्या फर्क है? आकाश ने नाक भौं सिकोड़ी। अगर तुम भुगतान नहीं करते हो तो तुम यहां क्या कर रहे हो? मीरा ने पूछा। मेरा यह मतलब नहीं था, चलो चलें। इतना कहकर आकाश ने मीरा का हाथ पकड़ लिया और परछाई की तरह पश्चिमी रेस्तरां से बाहर भाग गया। ठीक है सर, आपने अभी तक बिल नहीं चुकाया। छी, ये मर्द और औरत बहुत बेशर्म हैं। यहां तक कि बिना पैसे दिए खाना खाने की हिम्मत भी करते हैं। मालिक, मालिक, कोई बिना पैसे दिए खाना खाकर भाग रहा है। वेटर एक निजी कमरे में भाग गया और चिल्लाया। निजी कमरे में काले सूट में एक मजबूत आदमी एक खूबसूरत महिला को अपनी बाहों में पकड़े हुए था। जब उसने यह सुना तो वह तुरंत खड़ा हो गया और गुस्से से चिल्लाया, धिक्कार है, किसकी आंखें नहीं हैं जो मेरे इलाके में बिना पैसे दिए खाना खाने की हिम्मत करे? हां, यह एक युवा जोड़ा है। वेटर ने जल्दी से कहा। तुम क्या कर रहे हो? तुम किसी को उनका पीछा करने के लिए क्यों नहीं बुलाते? मजबूत आदमी दहाड़ा। हां हां, आकाश मीरा को खींचता है और वे पश्चिमी रेस्तरां से बाहर भाग जाते हैं। आकाश, तुमने क्या किया? क्या तुम बिना पैसे दिए खाना चाहते हो? उसका सुंदर चेहरा सफेद पड़ गया और वह चिल्लाई, हमारे साथ धोखा हुआ है। वह लाफाइट नकली थी। आकाश ने बेबसी से कहा। वह नकली शराब की 2 बोतलों के लिए लाखों रुपये नहीं देना चाहता था। नुकसान सहना आकाश का तरीका नहीं था। यह कोई दौड़ नहीं होगी, चलो। मीरा की बात खत्म होने का इंतजार किए बिना आकाश ने बेसब्री से कहा, भागो, सब भागो, जल्दी करो, पीछे वाले पकड़ लेंगे। आवाज पड़ते ही आकाश मीरा को पार्किंग में ले गया और वे जल्दी से कार में बैठ गए। मीरा के चेहरे पर घबराहट के भाव थे। उसने पहली बार ऐसा बुरा काम किया था। वह बहुत घबराई हुई और उत्तेजित थी। आकाश ने BMW X6 को पार्किंग से बाहर धकेल दिया। रुको, मेरे लिए रोको। काली जैकेट पहने कई हट्टे कट्टे आदमी तुरंत उसके आसपास इकट्ठा हो गए। जब आकाश ने एक्सीलेटर दबाया तो BMW ने बूम की आवाज की और उसने अपने दाहिने हाथ से स्टीयरिंग व्हील घुमा दिया। पल भर में उसने कई हट्टे कट्टे आदमियों को पीछे छोड़ दिया और वहां से निकल गया। भाड़ में जाओ, मेरा पीछा मत करो, हट्टा कट्टा आदमी चिल्लाया। शमशेर पश्चिमी रेस्टोरेंट का मैनेजर था। उसके दाहिने हाथ पर हरे ड्रैगन का टैटू था। वह नाक गैंग का सदस्य भी था। उसकी पहचान उतनी नहीं थी रॉकी जितनी अच्छी। शमशेर ज्यादा से ज्यादा नाक गैंग का एक छोटा नेता और नाक गैंग के दूसरे नेता का छोटा भाई था। कई हट्टे कट्टे आदमी जल्दी से गाड़ी में सवार हो गए और शमशेर भी अपनी ऑडी R8 लेकर निकल पड़ा। अभी का दृश्य थोड़ा रोमांचक था। मीरा ने उसकी खस्ता छाती थपथपाई। उसे राहत मिली, लेकिन वह थोड़ी उत्साहित भी थी। यह 3 अच्छे छात्रों की तरह था जो अचानक कक्षा छोड़ गए थे। बुरे काम करने का ऐसा एहसास एक तरह का अकथनीय आनंद देता था। मीरा का चिड़चिड़ा मूड अचानक काफी सुधर गया। उसने आकाश की तरफ देखा और गुनगुनाया, मैं कहती हूं तुम बुरे आदमी बिना पैसे दिए खाना खाने से कम अच्छे नहीं हो। अगर रेस्टोरेंट में किसी ने मेरी तस्वीर खींच ली तो तुम लड़की का चेहरा खो दोगे। गाड़ी चलाते हुए आकाश ने मुस्कुराते हुए कहा, निर्देशक मीरा, क्या तुम मेरे साथ नहीं भागी थी? अगर हमें अपना चेहरा खोना है तो हम साथ मिलकर खोएंगे।
मीरा शर्मा गई और बोली, तुम्हें कैसे पता कि लाफाइट की वो 2 बोतलें नकली हैं? यह बहुत बुरा है, ये जरूर नकली होगी। आकाश ने मुस्कुराते हुए कहा कि वह नकली शराब की 2 बोतलों के लिए लाखों रुपए नहीं देना चाहता था। पफ! मीरा थोड़ा अवाक रह गई। दरअसल वह सामान के लिए पैसे नहीं देना चाहता है ना? डायरेक्टर मीरा, मुझे गलत मत समझिए, मैं अभी भी बहुत नैतिक हूं। शराब की वो 2 बोतलें 100% नकली थीं, आकाश ने आगे कहा। मीरा ने आंखें घुमाई। अगर तुम नैतिक हो तो मैं अंधी हूं। वैसे डायरेक्टर मीरा, मैं... आकाश की बात पूरी होने से पहले ही मीरा ने बीच में ही टोक दिया। मुझे हमेशा डायरेक्टर मीरा मत कहो। यह कोई कंपनी नहीं है, यह अजीब है। दरअसल मुझे असहज महसूस हो रहा है। बेहतर होगा कि मैं आपको मीरा कहूं, आकाश ने मुस्कुराते हुए कहा। मीरा? यह संबोधन सुनते ही मीरा का दिल अचानक उछल पड़ा और उसने जल्दी से कहा, जो भी तुम चाहो। ठीक इसी समय एक काली ऑडी R8 स्पोर्ट्स कार पीछे से पीछा कर रही थी और पीछे कई कारें थीं जो उनके पीछे भी तेजी से आईं। मीरा चौंक गईं और घबराहट में बोलीं, कोई मेरा पीछा कर रहा है? कार के पिछले शीशे में ऑडी R8 को देखते हुए मैं देख सकती हूं कि काली ऑडी R8 को मॉडिफाई किया गया है। स्पोर्ट्स कार को रीफिट करना आमतौर पर रेसिंग ड्राइवरों और रेसिंग के शौकीनों की क्षमता का मामला होता है। यह दर्शाता है कि पीछे कार में बैठा व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो रेसिंग करना जानता हो। चौराहा पार करने के बाद आकाश ने एक्सीलेटर दबा दिया और BMW की गति धीरे धीरे बढ़ती गई। पहले तो ऑडी R8 की ड्राइवर सीट पर बैठे शमशेर ने थोड़ी सी अवमानना दिखाई। शमशेर को अपने ड्रैग रेसिंग कौशल पर पूरा भरोसा था। रॉकी के अलावा नाग गैंग में कोई भी उसे ड्रैग रेसिंग में नहीं हरा सकता था। अपने सामने BMW को तेज रफ्तार पकड़ते देख शमशेर ने एक ठंडी मुस्कान दी और गति बढ़ाने के लिए एक्सीलेटर दबा दिया। यह देखकर आकाश ने मीरा से कहा, अपनी सीट बेल्ट बांधो, दरवाजे के आर्मरेस्ट को कसकर पकड़ो, कार के मुड़ने की दिशा पर ध्यान दो और समय पर प्रतिक्रिया करने की पूरी कोशिश करो, चिल्लाना मत। मीरा का चेहरा दंग रह गया और उसने सिर हिलाया। ओह! जैसे ही उसकी बात खत्म हुई, आकाश के मुंह पर मुस्कुराहट आ गई। उसकी आलसी आंखें गंभीर हो गईं और उसने तुरंत एक्सीलेटर पर अंत तक कदम रखा। पूरी BMW कार आगे बढ़ी। मीरा चौंक गई या अनजाने में एक चीख जारी की। BMW चिकन रक्त खेल रहा था। कोड तालिका तेजी से बढ़ रही थी। 60, 70, 80। मीरा की आंखें खुली थीं। अगर तुम नहीं चाहती कि हम एक हताश जोड़े में बदल जाएं, तो झगड़ा मत करो, आकाश ने बिना किसी ठंडे या हल्के स्वर में उत्तर दिया। मैं बहुत दिनों से रेसिंग नहीं कर रहा था, अच्छा समय बिताना अच्छा है। आकाश की आंखों में उत्साह की एक झलक थी। मीरा की हिम्मत जवाब दे रही थी। मीटर 120 तक पहुंच गया था और उसका दिल गले में आ गया था। क्या यह सिर्फ खाना नहीं है? जान बचाकर भागना तो जरूरी नहीं है, है ना? अगर यह किसी चीज से टकराया तो लोगों की जान ले लेगा। मीरा का चेहरा डर से सफेद पड़ गया था। अरे, यह आदमी अभी भी थोड़ा शैतान है। शमशेर ने हार नहीं मानी, दांत पीसते हुए एक्सीलेटर दबाया और तुरंत स्पीड बढ़ा दी। कुछ ही देर में कारों का एक समूह उनके पीछे छूट गया। ऑडी R8 और BMW X6 तेजी से दौड़ती जा रही थीं। आकाश की गति अब 150 की रफ्तार पर थी और गति धीरे धीरे बढ़ रही थी। तुम्हें पता है, 8 बजे का समय बहुत व्यस्त होता है और सड़क पर गाड़ियां और पैदल यात्री भी होते हैं। ट्रैफिक के प्रवाह में कार की गति 150 तक पहुंच गई। कितनी हिम्मत चाहिए! जरा सी लापरवाही कार दुर्घटना और मौत का कारण बनती है। सड़क पर पैदल चलने वालों ने 2 स्पोर्ट्स कारों की गर्जना सुनी और उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। धिक्कार है, सड़क पर ड्रैग रेसिंग खेलने की हिम्मत। सच में मैं जीना नहीं चाहता। ट्रैफिक में एक सफेद पोर्श 911 की ड्राइवर सीट पर रॉकी इस दृश्य को घूर रहा था। काली ऑडी R8 को रॉकी पहचान गया कि यह शमशेर की कार है। अरे रॉकी भाई, तुम मुंबई शहर के ड्रैग रेसिंग वाले बहुत उत्साही हो। तुम सीधे सड़क पर ड्रैग रेसिंग करते हो। काले सूट में एक आदमी सह ड्राइवर सीट पर बैठा था। उसका नाम जय था। वह एक पेशेवर रेसिंग ड्राइवर था और रेसिंग के सबसे प्रसिद्ध विशेषज्ञों में से एक था। वह रॉकी का दोस्त था। क्या तुम मिलना चाहोगे? रॉकी ने पूछा।
हम इस रोमांचक दृश्य को कैसे छोड़ सकते हैं? दोनों में अच्छा कौशल है, जय ने मुस्कुराते हुए कहा। रॉकी ने गैस पर पैर रखा और आगे चल रही 2 कारों के पीछे दौड़ी। आकाश ने BMW X6 का स्टीयरिंग व्हील थाम लिया और आखिरकार उसे स्पोर्ट्स कार की असली पहचान समझ आ गई। हालांकि BMW X6 का प्रदर्शन काफी अच्छा था, मीरा की कार कोई मानक कार नहीं थी, जो शमशेर द्वारा रिफिट की गई ऑडी R8 के प्रदर्शन से काफी अलग थी। लेकिन आकाश के लिए यह छोटा सा अंतर उसके ड्राइविंग कौशल ने पूरा कर दिया था। मीटर अभी भी ऊपर जा रहा था, 160, 170, 190। मीरा का नाजुक शरीर कांप रहा था और उसका सुंदर चेहरा पीला पड़ गया था। उसे पहले से ही लग रहा था कि कार का शरीर तैर रहा है। किसी चीज से टकराना बिल्कुल एक लय है। जो बात उसे और भी अविश्वसनीय बना रही थी वह यह थी कि ड्राइविंग करते हुए आकाश अभी भी एक छोटा सा गीत गुनगुना रहा था। इत्मीनान से भावों की वह जोड़ी मानो वह कोई इलेक्ट्रिक कार चला रहा हो। मीरा आकाश को रोकने के लिए चिल्लाना चाहती थी, लेकिन वह इस दृश्य को देखकर बोलने से डर रही थी। ऑडी R8 की ड्राइवर सीट पर बैठे शमशेर के माथे से पसीना बह रहा था। नीमा सड़क पर बहुत तेज गाड़ी चला रहा है। अगर वह सावधान न रहा तो कार का विनाश निश्चित है। नीमा, यह वाकई बहुत बुरा है। क्या लड़के को मौत का डर नहीं है? शमशेर का दिल थोड़ा सिकुड़ गया। यह गति उसकी सीमा थी। शमशेर को और भी ज्यादा हैरानी इस बात से हुई कि लड़का अभी भी तेजी से गाड़ी चला रहा था। पागल! हां, आकाश अभी भी तेज हो रहा था। गति 200 की रफ्तार से ज्यादा हो गई थी और ऑडी R8 धीरे धीरे दूर जा रही थी, लेकिन यह आगे मुड़ने वाली थी। पोर्श 911 ऑडी R8 के पीछे पीछे चल रही थी। रॉकी और जय के चेहरे पर गहरा सदमा था। चालक की बात है, हिम्मत बहुत बड़ी है। जय का चेहरा थोड़ा बदल गया। आगे एक बड़ा मोड़ था। ऑडी R8 और पोर्श की गति धीमी हो रही थी। आकाश की गति अभी भी 200 पर थी। शमशेर की आंखें लगभग झुक गईं और उसका दिल कह रहा था, तुमने मोड़ पर इतनी तेज गाड़ी चलाने की हिम्मत की? क्या तुम आत्महत्या करना चाहते हो? मीरा का चेहरा पीला पड़ गया था। आकाश, तुम कमीने, मैं मरना नहीं चाहती। उसकी आंखों में ड्राइवर की सीट पर आकाश मानो किसी राक्षस का रूप धारण कर रहा था। अगले ही पल एक ऐसा दृश्य घटित हुआ जिस पर किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। आकाश ने ब्रेक लगाया और तेजी से स्टीयरिंग व्हील घुमाया। पूरा BMW इंजन दहाड़ उठा, शरीर हिंसक रूप से कांप उठा और कार का अगला हिस्सा एक अजीब गति से एक तरफ मुड़ गया। हो वाह, फुफकार! टायर और जमीन के बीच जोरदार घर्षण हुआ और ढेर सारा सफेद धुआं निकला। पहली बार मीरा को सचमुच लगा कि पौराणिक बहाव क्या है। इसके अलावा यह लंबी दूरी का बहाव फिल्म में दिखाए गए बहाव से काफी अलग था। मीरा को भी लगा कि आसपास के दृश्य भ्रामक हैं और उसका शरीर कार की बॉडी से बाहर उड़ता हुआ प्रतीत होता है। बस एक सांस में BMW ने मोड़ पार कर लिया, कार के सामने को सीधा किया और आगे की ओर उड़ गई। रॉकी और जय ठंडी सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाए। शमशेर भी उलझन में था। उसे एक बार शक हुआ कि क्या उसने अभी अभी कोई भ्रम देखा है। इतना बड़ा मोड़ इतनी तेज गति से कैसे बह सकता है? BMW बिजली की चमक की तरह थी। इसके अलावा इस तरह की बहाव तकनीक वाकई भयावह होती है। एक तेज मोड़ के बाद BMW तुरंत ऑडी R8 से आगे निकल गई। रॉकी इतना हैरान हुआ कि उसकी सांस रुक ही नहीं रही थी। लगातार 2 चक्कर लगाने के बाद BMW X6 ने ऑडी R8 को पीछे छोड़ दिया। शमशेर को झटका लगा और उसने गाड़ी रोक दी। रॉकी नहीं रुका, लेकिन पोर्श पूरी तरह से आगे निकल गया। रॉकी भाई, रुककर पूछते क्यों नहीं? जय खुद को रोक नहीं पाया और पूछा। छोड़ो भी, वो तो सूरज का आदमी है। रॉकी ने सिर हिलाया। यह शमशेर नाग गैंग के दूसरे नेता सूरज के अधीन था। अब नाग गैंग में आंतरिक कलह चल रही थी। वह और सूरज गुस्सैल मिजाज के थे और अपने माताहतों से नमस्ते तक नहीं कहते थे। मुंबई शहर एक दुबका हुआ बाघ है, छिपा हुआ अजगर। मुझे ऐसे उस्ताद की उम्मीद नहीं थी। इस तकनीक की तुलना तो ड्राइविंग के देवता से की जा सकती है। जय के चेहरे पर उत्साह के भाव थे। रॉकी ने गहरी सांस ली और कहा, मैं मुंबई के सभी रेसिंग विशेषज्ञों को जानता हूं, लेकिन मैंने इतना अच्छा ड्राइवर कभी नहीं देखा। यह आदमी वाकई उस्ताद है। अगर वह जानना चाहे
कि उस बीएमडब्ल्यू का मालिक उसके साथ पहले भी शॉर्टकट लेने की कोशिश कर रहा है तो पता नहीं रॉकी क्या सोचेगा। शमशेर मूर्ख था और उसने बीएमडब्ल्यू को देखा जो उसके सामने से गायब हो गई थी। यह वास्तव में दुष्ट था। इतनी अच्छी तकनीक वाला आदमी अपने क्षेत्र में बिना पैसे दिए खाना कैसे खा सकता है? धिक्कार है। शमशेर बहुत परेशान था जब उसे बेवकूफ बनाया गया था। वह आकाश से हारने को तैयार नहीं था, लेकिन वास्तव में ड्रैग रेसिंग के मामले में वह निश्चित रूप से अभी बीएमडब्ल्यू चालक का प्रतिद्वंद्वी नहीं था। बहुत तेज गति से बीएमडब्ल्यू कार 7 मोड़ 8 मोड़ के बाद आकाश ने वाहन को पीछे छोड़ने का फैसला किया और बीएमडब्ल्यू कार एक खुली सड़क पर रुक गई। जैसे ही वह रुकी, मीरा कार के दरवाजे से बाहर भागी और सड़क के किनारे ग्रीन बेल्ट के पास उल्टी कर दी। मीरा, क्या तुम ठीक हो? आकाश दरवाजे से बाहर आया और पूछा। उल्टी करने के बाद मीरा ने जल्दी से एक टिश्यू निकाला और बार बार अपना मुंह पोंछा। उसने गुस्से से आकाश को घूरा और कहा, तुम कमीने, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? आकाश हंसा। क्या यह ठीक नहीं है? मैंने उनसे छुटकारा पा लिया है। अपनी बहन से छुटकारा पाओ। अगली बार मेरी कार मत लेना। मीरा इतनी गुस्से में थी कि जब आकाश ड्रैग रेसिंग कार चला रहा था तो वह लगभग बेहोश हो गई थी। इससे उस पर एक अमिट मनोवैज्ञानिक छाया पड़ गई थी। हालांकि मीरा भी थोड़ी देर के लिए उलझन में पड़ गई। भले ही यह आदमी गाड़ी चलाने में अच्छा हो, फिर भी यह अजीब है। पिछली पार्टी में इस आदमी के प्रदर्शन को देखते हुए मीरा को भी लग रहा था कि आकाश रहस्यमयी है। ठीक है मीरा, अब हम कहां जा रहे हैं? आकाश ने पूछा। मीरा का सुंदर चेहरा थोड़ा लाल हो गया था। यह संबोधन सुनकर वह अभी भी इससे थोड़ी अपरिचित थी। केवल रिया ही उसे इस तरह के संबोधन से पुकारती थी। चलो, इस आदमी को एक और मौका दो। मीरा ने कुछ गहरी सांसें लीं, अपना मन शांत किया और कहा, मैं अपने घर नहीं जा सकती। मैं आज रिया के घर जाऊंगी। मैं तुम्हें उनके घर का रास्ता बता दूंगी। तुम मुझे वहां भेज सकते हो। ठीक है, आकाश ने उत्तर दिया। वह और रिया साथ रहते थे और वे बस घर चले गए। मीरा को बता दो। आकाश देख सकता था कि मीरा और रिया करीबी दोस्त हैं। तो कार में बैठ जाओ। आकाश मुस्कुराया। मीरा का नाजुक शरीर एक पल के लिए कांप उठा और उसने दांत पीसते हुए कहा, अगर तुमने फिर से तेज गाड़ी चलाने की हिम्मत की तो मैं तुमसे लड़ूंगी। चिंता मत करो, यह अब और नहीं होगा। यह सिर्फ एक अनुभव था। आकाश ने मुस्कुराते हुए कहा। वे फिर से गाड़ी में सवार हुए और विला की ओर चले गए। विला की इमारत तक कार एक तरफ रुकी। मीरा कार के दरवाजे से बाहर निकली और तेजी से विला की ओर चल दी। आकाश ने उसका पीछा किया। तुम यहां क्या कर रहे हो? मीरा ने एक नजर से पूछा। मैं यहां रहता हूं। अगर मैं तुम्हारे पीछे नहीं आऊंगा तो मैं कहां जा सकता हूं? मुस्कुराते हुए आकाश ने चाबी उठाई और विला का दरवाजा खोला। मीरा दंग रह गई। रिया ने बाहर पार्किंग की आवाज सुनी और दूसरी मंजिल से नीचे उतरी। आकाश और मीरा को देखकर वह दंग रह गई और बोली, मीरा, तुम यहां क्यों हो? मीरा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने आकाश की तरफ देखते हुए पूछा, क्या तुम रिया के घर में रहते हो? यह सुनकर रिया थोड़ी शर्मिंदा हुई। हां, मैं रिया के साथ रहता हूं, आकाश ने धीरे से कहा। साथ रहते हो? मीरा लगभग बेहोश हो गई थी। मीरा, मुझे गलत मत समझो। आकाश और मैं वो नहीं हैं जो तुम सोचती हो, रिया ने जल्दी से समझाया। अंदर जाकर समझाओ। आकाश ने कंधे उचकाए और पहले विला में चला गया। मीरा, अंदर आओ। रिया व्यस्त थी। मीरा ने हां कहा और उसका चेहरा अकेलेपन और संदेह से भरा था। कोई आश्चर्य नहीं कि रिया ने आकाश को अपना सचिव बनने दिया। उनका एक लंबा रिश्ता था। घर में प्रवेश करने के बाद रिया ने मीरा को समझाया, लेकिन उसने अभी भी यह खबर छिपाई कि उसकी और आकाश की सगाई हो गई है और कहा कि आकाश उसके दादा द्वारा नियुक्त बॉडीगार्ड है। रिया, क्या तुम सच में किसी बड़े आदमी पर भरोसा करती हो कि वह तुम्हारे साथ रहेगा? आकाश, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा तो नहीं किया है ना? मीरा ने पलकें झपकाई और पूछा। छी! रिया ने आंखें घुमाई। तुम कहां जाना चाहती हो? मैंने कहा था मीरा, मुझे हमेशा उस तरह का इंसान मत समझो, ठीक है? आकाश थोड़ा नाराज होकर बोला। खैर, ऐसा लगता है कि तुम उस तरह के इंसान नहीं हो। मीरा ने नाक सिकोड़ी और रिया की ओर मुड़कर कहा। रिया,
मुझे कुछ दिन तुम्हारे साथ रहना पड़ सकता है। कृपया मुझे स्वीकार कर लो। तुम चाहो तो रह सकती हो। रिया हंसी। यह सही है कि हम साथ रहें, इससे तुम्हें कुछ यौन शैतानों से बचने में मदद मिल सकती है। मीरा ने आकाश की ओर देखा। आकाश ने अपने कंधे उचका दिए। क्या यह सुरक्षित है? अगर मैं सचमुच कुछ करना चाहता तो मैं रिया से निपट लेता। अपनी ही योग्यता से इस खूबसूरत लड़की को खा लिया गया है, इसलिए उसके पास रोने की कोई जगह नहीं है। दो औरतें सचमुच दोस्त बनने की हकदार थीं, मानो बात करने के लिए अनगिनत विषय हों। आकाश अपने मोबाइल फोन से खेल रहा था। दो खूबसूरत लड़कियां आखिरकार लिविंग रूम से निकलकर ऊपर की ओर उत्साह से जाती हैं। मीरा कोई कपड़े नहीं लाई थी और रिया उसके लिए कपड़े चुनना चाहती थी। पता नहीं कितनी देर बाद आकाश जम्हाई लेने लगा। रिया नीचे गई, एक कप कॉफी बनाई और सोफे पर बैठकर एक पत्रिका पढ़ी। मीरा का क्या? आकाश ने पूछा। नहा रही है। रिया ने आकाश की तरफ देखा और कहा, देखो तुम कितने अंतरंग हो। तुम मीरा से मन ही मन प्यार तो नहीं करते? आकाश ने आंखें घुमाई और कहा, उस टायरानोसॉरस रेक्स मीरा से तो तुम ही बेहतर हो। तुम। रिया का चेहरा काफी लाल हो गया था। वह गुस्से में और शर्मीली थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। अचानक मोबाइल फोन की घंटी बजी। रिया ने सोफे के एक तरफ रखे बैग से मोबाइल फोन निकाला। यह ऑफिस का फोन था। नमस्ते मिस्टर लियू। ठीक है, डायरेक्टर मीरा और मैं कल आपसे दूसरे बैच के बारे में बात करने आएंगे। अच्छा ठीक है, अलविदा। रिया ने फोन रख दिया और गहरी सांस ली। खैर, वह अब भी अपने दादाजी का कर्ज चुकाने में पूरी मदद करना चाहती थी। वैसे मिस मल्होत्रा, क्या उस आर्यन खन्ना ने हाल ही में आपसे संपर्क किया है? आकाश ने सेब खाते हुए पूछा। हां, मैंने कल रात आपसे संपर्क किया था, लेकिन मैंने फोन काट दिया। रिया ने आह भरी। तो वह मुंबई लौट गया है? आकाश ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। शायद। नीता ने कहा था कि आर्यन खन्ना एक डिनर पार्टी रखेंगे और मुझे उसमें आमंत्रित करेंगे। रिया ने कहा। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मुझे डर नहीं है कि वह तुम्हारे साथ क्या करेगा। आकाश ने मुस्कुराते हुए कहा। उस आदमी के हाव भाव देखकर रिया का दिल थोड़ा द्रवित हुआ। उसकी नजरों में वह आदमी पहले जैसा परेशान करने वाला नहीं था और धीरे धीरे उसे एक अकथनीय सुरक्षा का एहसास हुआ। वैसे मिस मल्होत्रा, अगर आप सच में शादी करना चाहती हैं तो पहले मेरे बारे में सोचिए। हमारी सगाई हो चुकी है। अगर हम सीधे शादी कर लेते हैं तो आर्यन खन्ना का गला घोंटना ठीक नहीं होगा। आकाश के मुंह के कोने पर एक मुस्कान उभर आई। तुम्हारी नजर में कौन सी खूबसूरती है? रिया ने अपना सिर घुमाया और खींचकर कहा। शादी के बारे में मेरी कोई योजना नहीं है और मेरे पास कोई ऐसा नहीं है जिसे मैं पसंद करूं। आकाश को नहीं पता था कि इस लड़की को कैसा आदमी पसंद आएगा, इसलिए वह हंसे बिना नहीं रह सका। अच्छा मिस मल्होत्रा, देर हो रही है, तुम्हें जल्दी सो जाना चाहिए। ये शब्द कहते ही मीरा ने पजामा पहना और दूसरी मंजिल से नीचे उतर आई। रिया, मुझे सच में नहीं लगा कि तुम दोनों इतनी जानी पहचानी हो, मीरा ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। उससे कौन परिचित है? मैं नहाने गई थी। रिया उठ खड़ी हुई। बिस्तर पर मेरा इंतजार करना याद रखना। मीरा रिया की ओर मुड़ी, फिर आकाश की ओर मुड़ी और गुनगुनाई। क्या देख रहे हो? क्या तुमने कोई खूबसूरत औरत नहीं देखी? आकाश ने मीरा की तरफ देखा। वह मीरा के साथ एक ही छत के नीचे रहने से काफी थक गया था, लेकिन यह इतना उबाऊ भी नहीं है। आकाश की नजरें मीरा के सुडौल शरीर पर पड़ीं और मुस्कुराते हुए बोला, खूबसूरत औरत तो देखी है, पर आप जैसी आफत पहली बार देख रहा हूं। फिर वह बेडरूम में चला गया। क्या तुम्हें लगता है कि तुम एक खूबसूरत औरत हो? मीरा को अपने दिल में थोड़ा गर्व हुआ। यह आदमी आखिरकार अंधा नहीं था। मीरा अपने रूप रंग को लेकर बहुत आश्वस्त थी। जब तक एक साधारण आदमी खुद को देखता है, उसकी आंखें सीधी रहेंगी। मीरा एक नजर में सपनों में सोचने का अर्थ समझ सकती थी, लेकिन आकाश एक अद्भुत फूल था। ऐसा लगता था कि उसकी आंखों में कभी कोई अद्भुत भाव नहीं दिखता। चक्कर आ गया। मैं इस गुंडे की क्या परवाह कर सकता हूं? मीरा ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। अगली सुबह नहाने के बाद आकाश रिया और मीरा के नीचे आने का इंतजार करने लगा। हालांकि कुछ देर बाद भी वे नीचे नहीं आए। रिया, मीरा, आकाश ने कई बार पुकारा, फिर भी कोई जवाब नहीं आया। आकाश का चेहरा थोड़ा बदल गया।
वह जल्दी से दूसरी मंजिल पर गया और रिया के बेडरूम का दरवाजा खटखटाया। टक टक। सौभाग्य से दरवाजा खुला था। रिया ने अपना सिर हिलाया और नींद भरी आंखों से आकाश को देखा। उसने जम्हाई लेते हुए कहा, क्या बात है? आकाश ने रिया को देखा और उसकी आंखें चमक उठीं। छोटे स्टार वाले पजामा पहने रिया का चेहरा सुंदर था, कम ठंडा और कम खूबसूरत और ज्यादा परिष्कृत। उसके मुलायम बाल नीचे की ओर फैले हुए थे और उसके बालों का सिरा उसके गाल के सामने थोड़ा झुका हुआ था, जो उसके कुछ नाजुक और दिलकश चेहरे को उभार रहा था। पजामा एक तरफ झुका हुआ था, गोल कंधे खुले हुए थे और उसकी गोरी त्वचा मानो अभी अभी दूध से नहाई हो, जिससे सफेद चमक की एक परत उभर रही थी। रिया को शायद ध्यान ही नहीं आया कि उसकी त्वचा हवा में खुली हुई थी और किसी की बेईमान आंखें उसके नाजुक शरीर को देख रही थीं। मैं काम पर जा रहा हूं और तुम लोग अभी तक उठे नहीं। मीरा का क्या होगा? आकाश ऐसे मुस्कुराया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रिया नींद में थी और जम्हाई लेते हुए बोली, अभी भी बिस्तर पर सो रही है। आकाश ने अंदर झांका। उसने पहली बार रिया का बेडरूम देखा था। यह साफ सुथरा और सादा था, जिसमें थोड़ी ताजगी का एहसास था। यह इस महिला के ठंडे स्वभाव के बिल्कुल अनुरूप था। खूबसूरत अंग्रेजी बिस्तर पर मीरा सुअर की तरह सो रही थी और उसकी बर्फ सी सफेद जांघें रजाई पर आलस से फैली हुई थीं। आकाश यह देखकर उसका दिल जोर से धड़क रहा था। आकाश को अंदर देखते देख रिया शांत हो गई और उसने आकाश की नजरें चुरा लीं। आकाश ने कुछ नजरें घुमाई और नीचे चला गया। रिया वापस आई। उसका सुंदर चेहरा थोड़ा स्तब्ध था। हे भगवान, मैं उस आदमी को अपने कमरे में कैसे आने दे सकती हूं? खैर, मैंने सब कुछ देख लिया है। और रिया झगड़ा करने के लिए बहुत आलसी थी। वह थकी हुई थी। बिस्तर के पास जाकर उसने मीरा के नितंबों पर जोर से थपथपाया। छांटा। मीरा जाग गई। एक झटके में उठकर हाथ बढ़ाकर अपनी गांड को छूते हुए शिकायत करते हुए बोली, रिया, तुम दूसरों को क्यों मारती हो? मरी हुई सुअर की तरह सो रही हो। उठो और काम पर जाओ। जब मैं बिस्तर पर गई थी तो मैंने कोई कपड़े नहीं पहने थे। आकाश ने मुझे लगभग मार ही डाला था। रिया की आवाज भारी थी, लेकिन उसने अपनी बात जारी नहीं रखी। मीरा जानती थी कि आकाश से वह पूरी तरह तबाह हो सकती है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि लड़की को इतना हंगामा क्यों करना पड़ रहा है। कपड़ों में सोना कितना असहज होता है। मीरा ने स्तब्ध होकर अपनी आंखें खोलीं। रिया थोड़ा अवाक थी। कल रात वह 1:30 तक इस चुड़ैल के साथ बातें करती रही थी। जब वह बिस्तर पर गई तो यह चुड़ैल ईमानदार नहीं थी। वह बिस्तर में हिलती और छूती रही, लगभग एक महिला सेक्स शैतान की तरह। किसने मीरा को उसका सबसे अच्छा दोस्त बनाया? रिया सोच रही थी। क्या आकाश ने अभी इस चुड़ैल को देखा था? जब रिया ने अपने कपड़े पहने तो उसने पाया कि उसके पजामा के कई बटन खुले थे। अंत में उसे एहसास हुआ कि उसे आकाश ने जरूर देखा होगा, जो उसे नहीं देखना चाहिए था। वह खलनायक बहुत उदासीन है ना? अभी अभी आकाश की आंखें इतनी स्वाभाविक थीं कि मैं तैयार नहीं थी। वे फॉर्मल ऑफिस यूनिफॉर्म में नीचे चले गए। आकाश पर रिया की आंखें स्वाभाविक नहीं थीं। रास्ते में दो सुंदरियां बातें कर रही थीं। कंपनी पहुंचने पर रिया और मीरा पहले नाश्ता करने गए। आकाश जनसंपर्क विभाग में नेहा से मिलने गया। लिफ्ट खुलते ही नेहा अंदर आई। गर्मियों की प्लीटेड स्कर्ट पहने, नाजुक चेहरे और कमसिन फिगर के साथ लोगों का रक्षात्मक होना स्वाभाविक था। नेहा? आकाश मुस्कुराया। नेहा पहले तो स्तब्ध रह गई और उसका सुंदर चेहरा थोड़ा अस्वाभाविक हो गया। उसने घबराहट में हाथ हिलाया। माफ करना, मैं गलत रास्ते पर आ गई हूं। यह कहते हुए नेहा मुड़कर जाना चाहती थी। ठीक है, तुम रुको। आकाश ने नेहा का छोटा हाथ थाम लिया। नेहा का दिल कांप उठा। रिया ने कल जो कहा वह निस्संदेह एक बड़ा झटका था। नेहा आकाश के बारे में सोचना बंद करना चाहती थी। आखिरकार वह रिया के समान स्तर पर नहीं है और यह तो बताने की जरूरत ही नहीं कि रिया आकाश की मंगेतर है। मैं मिस्टर आकाश के लिए क्या कर सकती हूं? नेहा ने पीछे मुड़कर अपनी अभिव्यक्ति को स्वाभाविक रखने की कोशिश की। आकाश भी थोड़ा शर्मिंदा हुआ। यह बहन होनी चाहिए क्योंकि रिया मेरी मंगेतर है और वह उसका ख्याल रखती है। नेहा, तुम इन 2 दिनों से कैसी हो? रिया ने तुम्हें शर्मिंदा नहीं किया, है ना? नहीं, मिस मल्होत्रा ने मुझे वेतन वृद्धि दी है, नेहा फुसफुसाई।
ऐसा करने से पहले रिया को थोड़ा दोषी महसूस हुआ, इसलिए उसने नेहा को मुआवजा देने की कोशिश की। हाँ, वह लड़की थोड़ी इंसान है। आकाश ने अपनी नाक को छुआ। मिस्टर आकाश, हमें भविष्य में दूरी बनाए रखना चाहिए। मिस मल्होत्रा को गलत ना समझने दें, नेहा ने अपने दांत काटते हुए कहा। दूरी क्यों रखें? वह महिला ईर्ष्या नहीं करेगी। आकाश की आवाज अचानक रुक गई। वह नेहा को यह नहीं बता सकता कि वह और रिया असली मंगेतर नहीं है। फिलहाल इस तरह की बातें दूसरों को न बताना ही बेहतर है। वैसे नेहा, मैं अगली बार तुम्हें खाने पर बुलाऊंगा, आकाश ने मुस्कुराते हुए कहा। ऐसा बिल्कुल नहीं। नेहा शर्मीली और शर्मिंदा थी। आकाश की पहले से ही एक मंगेतर है, वह उसके इतने करीब कैसे आ सकता है? क्यों नहीं? आकाश ने पूछा। मिस्टर आकाश को परेशान मत करो, मुझे कुछ और काम है। चलो पहले चलते हैं। नेहा ने अपने दांत काटे और एक अवर्णनीय अवसाद के भाव के साथ वहां से चली गई। जैसे ही आकाश ने भौहें चढ़ाईं, नेहा एक अलग ही इंसान की तरह हो गई थी। वह खुद को रोक नहीं पाया, जिससे उसे बुरा लगा। अपने मन से उदास विचारों को दूर भगाकर आकाश लिफ्ट में चढ़ा और प्रेसिडेंट के ऑफिस की ओर चला गया। काम का समय हो गया था। जैसे ही आकाश अंदर आया, मीरा प्रेसिडेंट के ऑफिस में चली गई और उसने जानबूझकर आकाश को नजरअंदाज कर दिया। चेहरे पर मुस्कान के साथ वह रिया को उसके हाथ में सामग्री का ढेर थमाती है और कहती है, रिया, यह विक्रम गारमेंट्स की जानकारी है, अनुबंध वकील ने तैयार कर लिया है। रिया ने थोड़ा सिर हिलाया। यह तुम्हारे लिए मुश्किल रहा होगा। कल मैंने विक्रम गारमेंट्स के प्रमुख विक्रम सिंह के साथ एक अपॉइंटमेंट तय की थी। चलो आज मिलते हैं मीरा, बाद में साथ चलते हैं। जाहिर है बातचीत मुझसे कम कैसे हो सकती है? मीरा ने मुंह फेर लिया। ऑनरा इंटरनेशनल इस दौरान एक वस्त्र निर्माण प्रभाग का कारखाना स्थापित करने जा रहा था। अब उसने कारखाने का स्थान निर्धारित कर लिया था। मूल रूप से कारखाने का स्थान विरासत ग्रुप का था। दादाजी ने यह जमीन ऑनरा इंटरनेशनल को दे दी थी। जमीन ऑनरा इंटरनेशनल के पास थी, लेकिन पास ही एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा एक छोटी सी कपड़ा फैक्ट्री को किराए पर दे दिया गया था। कॉन्ट्रैक्ट की समस्या के कारण इसे अस्थायी रूप से वापस नहीं लिया जा सकता था। रिया ने न केवल किराया माफ कर दिया था, बल्कि इसे वापस खरीदने के लिए एक निश्चित कीमत भी पेश की थी। लेकिन उस छोटी कपड़ा फैक्ट्री ने अचानक काम छोड़ दिया। कपड़ा फैक्ट्री का मालिक विक्रम सिंह एक धूर्त आदमी था। पिछली बातचीत में उसने न केवल रिया का प्रस्ताव नहीं माना, बल्कि रिया को चिढ़ाने की भी कोशिश की थी। हालांकि यह व्यक्ति रिया की पहचान से भी डरता था और कोई भी अभद्र कदम उठाने की हिम्मत नहीं करता था। इस बार बातचीत करने के लिए रिया के मन में एक चिंता भी कम हुई। आखिरकार आकाश उसकी सुरक्षा करेगा। आकाश, तुम भी हमारे साथ चलोगे? रिया ने सोफे पर मोबाइल फोन से खेल रहे आकाश पर नजर डाली। अच्छा, मैं अभी बाहर जाकर देख सकता हूं, मैं यहां बोर हो रहा हूं। आकाश मुस्कुराया। हम बाहर नहीं जा रहे हैं, हम कुछ बड़े आदमियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। तुम्हें मीरा और मेरी रक्षा करनी होगी। रिया ने नाक भौं सिकोड़ी। अच्छा अच्छा, आकाश ने कंधे उचका दिए। क्या वह फूलों का रक्षक नहीं है? दो खूबसूरत लड़कियों ने अपना सामान तैयार किया, उन्हें बैग में रखा और प्रेसिडेंट के ऑफिस से बाहर निकल गईं। ऑनरा इंटरनेशनल बिल्डिंग से निकलकर वे तीनों ऑन्डी कन्वर्टिबल में सवार हो गईं। इस बार वे उपनगर में एक कपड़ा कारखाने में गईं। आकाश का कर्तव्य उन दोनों की सुरक्षा करना था। गाड़ी में मीरा ने कहा, रिया, तुम्हारी आंखें सूजी हुई हैं, क्या तुम्हें कल रात अच्छी नींद नहीं आई? रिया ने आह भरी। हां, कल रात उसने मीरा के साथ इतनी देर तक बातें की थीं कि उसे नींद की बहुत कमी हो गई थी। हालांकि रिया ने उत्सुकता से मीरा से पूछा था कि आकाश ने कल कैसा व्यवहार किया था। मीरा स्पष्ट रूप से कुछ छिपा रही थी। रिया ने अंदाजा लगाया कि यह कोई बड़ी मुसीबत होगी, लेकिन शुक्र है कि वह नाराज थी और कुणाल को छोड़कर चली गई। मीरा की तो बात ही छोड़िए, रिया खुद भी आर्यन खन्ना की वजह से मुसीबत में थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इससे कैसे निपटे। घर पर एक अच्छी दोस्त के होने से रिया के पास कोई तो था जो उसे दिलासा दे सके, और वह दिन भर मुंह फुलाए नहीं रहती थी। आराम पर ध्यान दो, देवी इसका ध्यान कैसे नहीं रख सकती? मीरा ने मुंह फेर लिया। देवी में क्या अच्छा है, वह रोज इतनी थकी रहती हैं,
रिया ने कहा। गाड़ी चला रहे आकाश ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट नहीं बनना था तो उन्होंने पद छोड़ दिया होता। उन्हें इतना थकने की क्या जरूरत है? रिया ने नाक भौं सिकोड़ी। कहना आसान है, क्या तुम्हें लगता है कि अगर तुम जाना चाहो तो पद छोड़ सकते हो? ओनेरा इंटरनेशनल का अध्यक्ष होना भी रिया की जिम्मेदारी थी। लगभग आधे घंटे बाद वे विक्रम गारमेंट्स पहुंचे। बाहर एक 3 मंजिला छोटा सा कार्यालय भवन था और कार्यालय भवन के पीछे कई वर्कशॉप थीं, जिनमें कांटेदार तार भी लगे थे। आप यहां हैं मिस मल्होत्रा? कार्यालय भवन के बाहर 2 सुरक्षा गार्ड रिया को जानते थे और उन्होंने सिर हिलाया। रिया ने पूछा, तुम्हारे बॉस विक्रम सिंह कहां हैं? बॉस मैनेजर के ऑफिस में हैं। मैं पहले आपको सूचित कर दूं। एक सुरक्षा गार्ड ने अपना मोबाइल फोन उठाया और विक्रम को कॉल किया। उसे जल्द ही विक्रम से जवाब मिल गया। सुरक्षा गार्ड ने कहा, बॉस ने कहा है, कृपया अंदर आ जाइए। रिया ने थोड़ा सिर हिलाया और मीरा के साथ कार्यालय भवन में चली गई। आकाश उनके पीछे गया। आसपास के कई सुरक्षा गार्डों पर नजर डाली और एक सुराग देखा। साधारण सुरक्षा गार्ड, वे इतने गुंडे कैसे दिख सकते हैं? यह कपड़ों का कारखाना कोई सभ्य जगह नहीं है। इसके अलावा मुझे नहीं पता कि यह जानबूझकर किया गया है या अनजाने में। मुझे हमेशा लगता है कि ये सुरक्षा गार्ड जाहिर तौर पर मेरे प्रति दुश्मनी रखते हैं। तीसरी मंजिल के गेट पर काले सूट पहने 2 हट्टे कट्टे आदमी आए और बोले, मिस मल्होत्रा, हमारे बॉस ने कहा है कि वह चाहते हैं कि आप मिस कपूर से अकेले मिलें। आपकी सेक्रेटरी यहीं इंतजार करेंगी। रिया ने आकाश से कहा, आकाश, तुम यहीं मेरा इंतजार कर सकते हो। आकाश ने सिर हिलाया और कहा, यह ठीक नहीं है। अगर तुम खतरे में होती हो तो क्या करते हैं? कोई बात नहीं, विक्रम में थोड़ी हिम्मत है और वह मेरी हिम्मत नहीं करता। ज्यादा से ज्यादा वह मुझसे कुछ पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहा है, रिया ने कहा। आकाश को अपने अंतर्ज्ञान से अंदाजा हो गया था कि कुछ गड़बड़ हो सकती है, लेकिन पहले कहने के बजाय उसने जवाब दिया, ठीक है। रिया ने सिर हिलाया और मीरा के साथ तीसरी मंजिल के गलियारे में चली गई। 2 हट्टे कट्टे आदमी सामने खड़े आकाश को घूर रहे थे। उनके चेहरे पर तिरस्कार और उपेक्षा का भाव था। बेटे, क्या तुम ठीक हो? उनमें से एक हट्टे कट्टे आदमी ने चेहरे पर मजाक के भाव के साथ कहा। आकाश ने कंधे उचकाए। साधारण। ओनेरा इंटरनेशनल की खूबसूरत अध्यक्ष सचमुच पागल हो गई है। वह इतना कमजोर बॉडीगार्ड कैसे रख सकती है? अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें बताऊं तो बेहतर है कि हम भाई बहन बनकर रहें। एक और हट्टा कट्टा आदमी बोला, अगर तुम चाहती हो कि मैं कहूं तो यह लड़का बॉडीगार्ड नहीं बल्कि एक छोटा सा चिकना चेहरा है। हट्टा कट्टा आदमी हंसा। आकाश का चेहरा भावहीन था और उसने अपनी उंगलियां उन दोनों हट्टे कट्टे आदमियों की ओर मोड़ दी। तुम दोनों इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। दोनों हट्टे कट्टे आदमी एक पल के लिए स्तब्ध रह गए और फिर तिरस्कार भरे चेहरे के साथ आगे बढ़े। तुम क्या कहना चाहते हो? एक व्यंग्यात्मक लहजे में आकाश ने जल्दी से अपने पैर बाहर निकाले और सीधे उनकी जांघों पर मारा। धमाका धमाका। 2 घुटन भरी आवाजें आईं और दोनों हट्टे कट्टे आदमियों के चेहरे तुरंत मुड़ गए। इससे पहले कि दोनों बेचारे चीखते, आकाश हिला और 2 हाथ के वार से उन्हें गिरा दिया। ये दोनों दरिंदे बेहोश हो गए। रिया और मीरा महाप्रबंधक के कार्यालय पहुंची। वहां काफी जगह थी। विक्रम एक बॉस की कुर्सी पर पैर क्रॉस करके बैठा था। वह अपने बगल में खड़े कई बड़े आदमियों से कुछ बात कर रहा था। जैसे ही रिया और मीरा अंदर आईं, विक्रम उनका अभिवादन करने के लिए उठा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मिस मल्होत्रा, मिस कपूर, आप यहां हैं। विक्रम मजबूत और क्रूर था। वह बिल्कुल भी बॉस जैसा नहीं दिखता था। नमस्ते बॉस। गुंडों का एक समूह एक के बाद एक चिल्लाया। रिया थोड़ी घबराई जब उसने विक्रम के बगल में खड़े कुछ क्रूर आदमियों को देखा, लेकिन फिर भी उसने एक ऊंची और ठंडी मुद्रा बनाए रखी। बॉस, विक्रम, क्या आपने अकेले मिलने के लिए नहीं कहा था? विक्रम हंसा। मेरी याददाश्त देखो, लेकिन सब ठीक है। मिस मल्होत्रा, मेरे आदमियों को हवा समझो। मीरा ने व्यंग्य किया। आज हम यहां व्यापार की बात करने आए हैं। मुझे उम्मीद है कि बॉस विक्रम ईमानदार रहेंगे। मिस मल्होत्रा, डायरेक्टर कपूर, चलिए बैठकर अच्छी बातें करते हैं, विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा और उसकी नजर अनायास ही रिया और मीरा के काले रेशम में लिपटे
खूबसूरत पैरों पर टिक गई। विक्रम न केवल हवस का पुजारी था, बल्कि उसे पैरों का भी शौक था। रिया और मीरा दो शीर्ष सुंदरियां थीं। विक्रम उन पर मोहित था, लेकिन वे उसकी पहुंच से बहुत बाहर थीं। लेकिन मुझे नहीं पता कि कल क्या हुआ था। खन्ना ग्रुप के युवा मालिक आर्यन ने व्यक्तिगत रूप से उसे आज एक नाटक खेलने का आदेश दिया था, जिसमें रिया का अपहरण करने का नाटक किया गया था। हालांकि मुझे नहीं पता कि दूसरा पक्ष उससे ऐसा क्यों करवाना चाहता है। विक्रम उसकी अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं करता। खन्ना ग्रुप मुंबई के शीर्ष 5 सुपर उद्यमों में से एक है। यह सब काला और सफेद धंधा करता है। यह सिर्फ दिखावा है। वह विक्रम के साहस के साथ रिया जैसी महिला का अपहरण नहीं कर सकता। हालांकि विक्रम के लिए छेड़खानी करने का अवसर लेना ठीक होना चाहिए। रिया और मीरा के हॉट शरीर को देखकर विक्रम मदद नहीं कर सकता था, लेकिन एक और लार निगल सकता था। इसे एक सुंदरता कहा जाता है। वह नाइट क्लब की उन चुलबुली लड़कियों से 100 गुना बेहतर है। विक्रम की तिरछी आंखों को महसूस करते हुए रिया नाराज हो गई और ठंडे स्वर में बोली, बॉस विक्रम, आपने मेरे प्रस्ताव के बारे में पहले क्या सोचा था? आह मिस मल्होत्रा, आप हमें निकालने की इतनी जल्दी क्यों कर रही हैं? आखिरकार हमने भी तो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। लीज पीरियड आने से पहले ही आप हमें भगा देंगी और मेरे भाइयों के पास खाने को कुछ नहीं बचेगा। विक्रम ने बेबसी का भाव दिखाया और अपना हाथ फैला दिया। रिया ने ठंडी आवाज में कहा, विक्रम, अब आपको बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। ऐसा मत सोचिए कि मुझे नहीं पता। विक्रम गारमेंट्स का कारोबार बंद होने वाला है। आपकी वर्कशॉप के सभी लोग चले गए हैं। आप मुनाफा कमाने के लिए किस पर निर्भर हैं? मीरा ने यह भी कहा, बॉस विक्रम, पिछला रेंटल कॉन्ट्रैक्ट बंद कर दीजिए। हम ऑनरा इंटरनेशनल से भी बहुत पैसा कमाते हैं। आपको होने वाला फायदा साफ दिखाई दे रहा है। विक्रम ने रिया और मीरा के परिपक्व शरीरों पर नजर डाली और एक सूखी मुस्कान के साथ कहा, मिस मल्होत्रा, डायरेक्टर कपूर, मुझे ज्यादा बात करना पसंद नहीं है। हम मिंग लोग छुपकर बात नहीं करते। आपने जो पैसे देने का वादा किया था उसे दोगुना कर दीजिए। इसके अलावा मेरी एक और मांग है। और क्या चाहिए? रिया ने दांत पीस लिए। कीमत दोगुनी करना बहुत ज्यादा है। विक्रम लालची था, लेकिन रिया जमीन वापस पाने के लिए बेचैन थी। यह एक कठिन बातचीत थी। विक्रम ने एक चांदी जैसी मुस्कान दिखाई और मुस्कुराते हुए कहा, अध्यक्ष मल्होत्रा, निर्देशक कपूर, हाँ, मेरे दोस्त और मैं लंबे समय से आपको देवी मानते आए हैं। अगर आप आज हमें संतुष्ट कर दें तो मैं अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हूं। तुम क्या करना चाहते हो? रिया का सुंदर चेहरा अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। मीरा की खूबसूरत आंखों में भी थोड़ी उलझन दिखाई दी, जो खुद को हराने वाली थी। मिस मल्होत्रा, निर्देशक कपूर, चिंता न करें, हम आपका उल्लंघन नहीं करेंगे। जब तक आप हमारा सहयोग करती हैं और एक स्ट्रिप डांस करती हैं, हम इसे खुद ही सुलझा लेंगे। क्या यह ज्यादा है? विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा। यह कहते हुए विक्रम ने अपनी पतलून उतार दी और समस्या का समाधान करने के लिए तैयार हो गया। उसके बगल में खड़े कई बड़े आदमी भी हंसे और अपनी पतलून उतार दी, अपनी बेल्ट खोली और रिया और मीरा से छेड़छाड़ करने वालों की सेना में शामिल हो गए। रिया और मीरा को घृणा महसूस हुई और वे इसे बर्दाश्त नहीं कर सके। वे सिर झुकाए दरवाजे की ओर दौड़े, लेकिन दरवाजे पर लोगों का एक समूह था। वे बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल सकते थे और वे अभी भी उनके सामने लुढ़क रहे थे, जिससे उन्हें बहुत बुरा लग रहा था। यहां से चले जाओ। रिया के चिल्लाने का इंतजार किए बिना मीरा ने घृणा से ठंडी आवाज में गुनगुनाया। एक हृष्ट पुष्ट आदमी ने मीरा के संपूर्ण शरीर को देखा। उसकी आंखें चमक उठीं और भारी आवाज में बोला, भाई विक्रम, चलो इन्हें पलट देते हैं। विक्रम ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं नहीं, क्या तुम जेल जाना चाहते हो? बस इसका ख्याल रखना, इससे गंभीर मत बनाओ। हम अपहरण के बारे में बाद में बात करेंगे। कई हट्टे कट्टे आदमी रिया और मीरा के पास पहुंचे। दोनों खूबसूरत लड़कियां पीली, डरी हुई और निराश थीं। मीरा चिल्लाई, चले जाओ, मदद करो। अचानक बैंग डांग तेज आवाज के साथ खिड़की लात मारकर खोली गई और कांच के टुकड़े पूरे फर्श पर गिर गए। सभी के आश्चर्य के सामने एक उड़ता हुआ आकाश कार्यालय में कूद गया और स्थिर रूप से उतरा। एक जादुई हथियार की तरह विक्रम और अन्य लोग चौंक गए। आकाश, मदद करो, मेरी मदद करो।
मीरा ने आकाश को ऐसे देखा जैसे उसने किसी रक्षक को देखा हो। वह जल्दी से आगे आई और आकाश की मजबूत बाह को गले लगा लिया। उसका सुंदर चेहरा दहशत से भर गया। विक्रम ने कहा, तुम कौन हो? आदमियों के एक समूह को अपनी पतलून उतारते देख आकाश का चेहरा अचानक उदास हो गया। कमीनों का एक समूह इस तरह की घटिया हरकत कैसे कर सकता है? कमीनों के लिए आकाश बकवास करने के लिए बहुत आलसी था। उसके बाएं और दाएं हाथ एक साथ कांपे। वाह वाह! हवा के टूटने की दो तेज आवाजें अचानक गूंजी और आकाश ने तुरंत दो चाकू फेंके जो विक्रम और एक मजबूत आदमी के नाजुक अंगों पर जाकर लगे। उनके पतलून पहनने का इंतजार किए बिना आकाश ने अपनी आस्तीन में से चाकू एक के बाद एक फेंक दिए। फल काटने की तरह यह हर मजबूत आदमी के नाजुक अंगों पर सटीक रूप से छुरा घोंप देता था। घटनास्थल पर चीख पुकार बहुत दुखद थी और दृश्य भी भयानक था। रिया उससे सीधे देख नहीं पा रही थी, लेकिन उसे राहत महसूस हुई। उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया, है ना? आकाश ने पूछा। रिया ने डर के मारे अपना सिर हिलाया। नहीं। मीरा, चलो! रिया ने मीरा को आवाज दी। मीरा ने जल्दी से सिर हिलाया और घबराहट का नाटक करते हुए दौड़कर वहां पहुंची। आकाश ने दरवाजा लात मारकर खोला और दो हसीनाओं को नीचे ले गया। इसी समय सुरक्षा वर्दी पहने और बिजली के डंडे लिए लोगों का एक समूह गलियारे से भागता हुआ आया। सुरक्षा कक्ष यहां से ज्यादा दूर नहीं था और जब सुरक्षा गार्डों के एक समूह ने बेहद दुखद दहाड़ सुनी तो वे महाप्रबंधक के कार्यालय की ओर दौड़ पड़े। उस बच्चे को पकड़ो! एक आदमी ने बिजली की छड़ी से आकाश की ओर इशारा किया और चिल्लाया। आकाश! रिया के चेहरे पर जल्दी थी। कोई बात नहीं, अभी इधर उधर मत घूमो, मैं इसे अभी खत्म कर दूंगा। यह कहते हुए आकाश आगे बढ़ा। कुछ हट्टे कट्टे आदमियों का एक समूह तुरंत आकाश को घेरने के लिए आगे आया। उनकी आंखों में तिरस्कार के कुछ भाव थे। इस शरीर के साथ वे कितनी बार टिक सकते हैं? भाड़ में जाओ उसे! डंडे के हाथों में एक लंबी गंजी भयंकर लहर का सिर आकाश के सिर की ओर टकराया। आकाश ने कोई कसर नहीं छोड़ी। बिजली की छड़ी उसके माथे पर गिरने से पहले ही उसने गंजे सिर वाले के दाहिने हाथ पर एक कराटे चॉप मारा। गंजे सिर वाले के दाहिने हाथ में एक जोरदार सुन्नता का एहसास हुआ और उसके हाथ से बिजली की छड़ी सीधे छूटकर दूर जा गिरी। आकाश ने उस गंजे सिर वाले को उठाया और गलियारे की खिड़की से नीचे फेंक दिया। ए! आ! एक जानवर को मारने जैसी चीख निकली, साथ में एक भारी और नीरस आवाज भी। गंजा आदमी जोर से जमीन पर गिरा। उसके हाथ पैर टूट गए और वह बेहोश हो गया। अगर आप यहां तीसरी मंजिल से गिरेंगे तो मरेंगे नहीं, लेकिन हड्डी पसली टूटना तो लाजमी है। लोगों का एक समूह सुन्न होने से खुद को नहीं रोक पा रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसे मार डालो! बिजली के डंडे लिए सुरक्षा गार्डों का एक समूह उमड़ पड़ा। आकाश के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने लात मारी और एक और खिड़की से उछलकर तीसरी मंजिल से नीचे गिर गया। बिजली की छड़ी से बचने के बाद उसने एक व्यक्ति को अपने दाहिने हाथ से उठाया और खिड़की से बाहर फेंक दिया। एक और व्यक्ति तीसरी मंजिल से गिर गया। आकाश भीड़ में चल रहा था। हर बार जब वह आगे बढ़ता तो एक आदमी तीसरी मंजिल से नीचे गिर जाता। 3 गिरे, 5 गिरे। 2 सुरक्षा गार्ड घबराहट से भरे कांपते हुए अब गुस्से में नहीं थे और वापस भागने लगे। आकाश का चेहरा चमक उठा और वह आगे आया और उनके कंधे पकड़ लिए। मेरी जान बख्श दो! वे इतने डरे हुए थे कि उनमें से एक ने अपनी पैंट में ही पेशाब कर दिया। आकाश विनम्र नहीं था, इसलिए उसने उन्हें भी खिड़की से बाहर फेंक दिया। आकाश ने सुरक्षा गार्डों के एक समूह को तीसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया और वे एक गड़बड़ी में गिर गए। इन भीड़ से निपटने के लिए यह वार्म अप भी नहीं है। आकाश, तुम बहुत सख्त हो, है ना? अगर किसी की जान चली गई तो क्या होगा? रिया ने हड़बड़ाकर कहा। सख्त? अपनी पिछली शैली की तुलना में मैंने अभी भी अपना हाथ रखा है। यह ठीक है, चलो चलें। आकाश हंसता है। रिया थोड़ी नाराज है। इस समय वह अभी भी हंस सकता है। एक तरफ मीरा इस बार वास्तव में डर गई थी। उसने जल्दी से आकाश की बांह पकड़ ली और जाने नहीं दिया। मीरा की दयनीय उपस्थिति देखकर आकाश खुश हो गया। 3 लोग इमारत से नीचे उतरे और बीच रास्ते में एक सुरक्षाकर्मी से मिले, जिसे आकाश ने आसानी से सुलझा लिया।
नीचे आकाश ने प्रिया सिंह को फोन किया और उससे सब कुछ संभालने को कहा। प्रिया को आकाश का फोन आया और वह बहुत खुश हुई। अप्रत्याशित रूप से इस आदमी ने परेशानी खड़ी कर दी और मुझसे निपटने को कहा। प्रिया बहुत गुस्से में थी। तुमने पुलिस को कैसे बुलाया? रिया थोड़ा अवाक रह गई। आकाश ने बहुत से लोगों को पीटा है, क्या यह स्पष्ट नहीं है कि उसे पुलिस गिरफ्तार कर लेगी? आकाश ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, पुलिस इस मामले को ऐसे निपटाएगी कि तुम्हें और कंपनी को कोई परेशानी ना हो। रिया का दिल थोड़ा द्रवित हुआ। उसे उम्मीद नहीं थी कि आकाश उसके भले के लिए सोच रहा होगा, लेकिन जब मामला इतना गंभीर हो गया तो आकाश की हिम्मत कैसे हुई कि उसे पकड़ा ना जाए। आकाश, हमारी रक्षा के लिए शुक्रिया। मीरा ने अपनी कांपती छाती पर थपथपाया और चौंक कर कहा, यह लड़की आकाश के जरिए पूरी तरह से सदमे में है। क्या यह आदमी बहुत ताकतवर है? कुछ नहीं, आकाश मुस्कुराया और मीरा के लिए उसका स्नेह एक कदम और बढ़ गया। रिया की तुलना में यह लड़की अब भी ज्यादा फ्रैंक है। शुक्रिया, रिया ने भी कहा। उसकी आवाज मच्छर जितनी धीमी थी। माफ करना, तुमने क्या कहा? मैंने तुम्हें ठीक से सुना नहीं। आकाश हैरान था। इस महिला के मुंह से धन्यवाद कहने की उम्मीद नहीं की थी। नहीं, अगर तुम्हें साफ सुनाई नहीं दे रहा है तो कोई बात नहीं। रिया ने अपने होंठ फिराए और उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया। आकाश को यह बहुत दिलचस्प लग रहा था। यह प्यारा रूप उस बर्फीले राष्ट्रपति से ज्यादा बेहतर है। कुछ ही देर बाद कपड़ों के कारखाने के गेट पर 7-8 पुलिस की गाड़ियां रुकीं। दरवाजा खुला और सशस्त्र क्राइम ब्रांच पुलिस का एक समूह बाहर आया। पहली खूबसूरत पुलिसकर्मी प्रिया सिंह थी। जल्दी से घटनास्थल को सील कर दो और अप्रासंगिक कर्मियों को बाहर निकालो। वर्दी पहने प्रिया का चेहरा गरिमामय और बेदागा था। चमकदार आंखें और सफेद दांत, छोटी नाक, आकर्षक फिगर और पतली टांगें जो उसे खूबसूरत बनाती थीं। क्या हुआ? प्रिया आगे आई, आकाश पर नजर डाली और ठंडे स्वर में पूछा। कुछ नहीं हुआ, बस कुछ बदमाशों को पीटना था। तुम इसमें मदद कर सकती हो, आकाश ने मुस्कुराते हुए कहा। प्रिया गुस्से में थी और बोली, तुम मुझे किस तरह का इंसान समझते हो? क्या तुम हमारे बीच के रिश्ते का पता लगा सकती हो? मैं तुम्हारा हथियार नहीं हूं। आकाश ने कंधे उचकाए और मुस्कुराते हुए कहा, खैर, तुम यहां हो, बेहतर होगा कि तुम जाने से पहले इस मामले से निपट लो। अधिकारी, तुम कौन हो? रिया थोड़ी उत्सुक हुई जब उसने देखा कि प्रिया आकाश से परिचित लग रही थी। तुम आखिरी अधिकारी थी? मीरा भी थोड़ा हैरान हुई। फिर मिलेंगे मिस कपूर, प्रिया ने सिर हिलाया और फिर रिया से कहा, मिस, मैं प्रिया सिंह, मुंबई क्राइम ब्रांच की प्रमुख हूं। आप दोनों कृपया पुलिस के साथ सहयोग करें और बताएं कि यहां क्या हुआ। रिया ने प्रिया को बस इतना बताया कि क्या हुआ था। ठीक है, मैंने सब साफ कर दिया है, तुम जा सकती हो, प्रिया ने हल्के से कहा। क्या तुम्हें हमसे फिर से सबूत नहीं लेने पड़ेंगे? रिया थोड़ा हैरान हुई। प्रिया ने उन्हें इतनी आसानी से जाने दिया, यह थोड़ा अजीब है। आकाश ने इतने लोगों को चोट पहुंचाई है, इसलिए उसे इतनी आसानी से जाने देना उचित नहीं है ना? और क्या लाऊं? चलो, आकाश ने चीख कर कहा। प्रिया ने गुस्से से आकाश की ओर देखा और रिया से कहा, मिस मल्होत्रा, कृपया आगे से अपनी सेक्रेटरी का ध्यान रखना। रिया थोड़ा स्तब्ध और शर्मिंदा हुई। उसने सिर हिलाया और कहा, जरूर। यह कहते हुए रिया की आंखों में थोड़ा आश्चर्य चमक आया। देखो, उस महिला पुलिस अधिकारी के आकाश के साथ अच्छे संबंध जरूर होंगे। अप्रत्याशित रूप से आकाश का पुलिस से कुछ लेना देना है। मीरा हैरान रह गई। वह अभी भी आकाश को नीची नजरों से देखती है। अलविदा कैप्टन प्रिया, जब आप फ्री होंगी तो मैं आपको डिनर पर ले जाऊंगा। आकाश प्रिया को देखकर मुस्कुराया। प्रिया ने आंखें उठाईं और गुनगुनाया, तुमने ऐसा कहा है, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तीनों ऑडी कन्वर्टेबल में बैठ गए। रिया शंकाओं से भरी थी। उसने आकाश की तरफ देखा और ठंडे स्वर में कहा, आकाश, तुम्हारा और कैप्टन प्रिया का क्या रिश्ता है? अगर वह यह नहीं देख सकती तो वह राष्ट्रपति बनने के लायक नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आकाश ने अपनी नाक को छुआ और कहा, इसका इससे कुछ लेना देना जरूर है। अगर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तो कैप्टन प्रिया तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हैं? मीरा ने नाक सिकोड़ी।
आकाश ने कंधे उचकाए और कहा, मुझे नहीं पता, शायद उसे मुझ पर क्रश है। फूफ! मीरा के शब्द रुक गए। एक पल के लिए उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। आकाश, मुझे यह समझ नहीं आ रहा, तुम लड़कियों को छेड़ने में बहुत माहिर हो, रिया ने बिना नमक के कहा। सबसे पहले नेहा और प्रिया खूबसूरत महिलाएं हैं। आकाश उतना ईमानदार नहीं है जितना उसने सोचा था। हालांकि मुंह से ऐसा कहा जाता है, लेकिन रिया के दिल में आकाश की पहचान पर शक बढ़ता ही जा रहा था। दोस्तों, आपको यह एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ।